टैक्सी वाले ने मुझे जैसे ही होटल के आलीशान पोर्च में उतारा, होटल के एक खादिम ने टैक्सी का दरवाजा खोलकर मेरा खैर मकदम किया। मैं एक टैक्सी ड्राइवर को पहले ही किराया दे चुका था, लिहाजा मेरा सफरी बैग उठाकर चलने वाले खादिम के पीछे पीछे होटल के इस्तकबालिया पर पहुंच गया। इस्तकबालिया क्लर्क ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया। इससे पहले कि वो खुशामदीद के बाद मुझसे कुछ पूछता, मैंने पुरवकार लहजे में कहा, मेरा नाम रोहित शेखर है और मैं आपके खुसूसी मेहमान कर्ट टैंक से मुलाकात के लिए आया हूँ। बराह करम उन्हें इत्तला दे दें, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही इस्तकबालिया क्लर्क ने गर्मजोशी से कहा, जी हाँ, उन्होंने हमें आपके बारे में हिदायत दे रखी हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज भी आपके इस्तकबालिया के लिए मौजूद है। ये कहकर उसने धीरे से आवाज देकर लॉबी में सामने ही बराजमान एक नाटे से फरबा शख्स को मुखातिब किया, मिस्टर लांबा, आपके मेहमान आ गए हैं। ये सुनते ही वो जल्दी से अपनी नशिस्त से उठकर मेरी तरफ बढ़ा। अपने ज़ाहिरी जिस्मानी बेढंगे जुस्से से कतई नजर वो खासा फुर्तीला साबित हुआ। उसने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया, बोला, मुझे देवराज लांबा कहते हैं मिस्टर रोहित, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी गिरफ्त मजबूत थी और आंखों में चमक। अगर उसके लहजे की गर्मजोशी मसनूई थी तो उसके अच्छा बहरूपिया होने में कोई शक नहीं था। मैंने जवाबी तपाक के साथ कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर लांबा, और खुशी भी कि मिस्टर कर्ट की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। मेरा सफरी बैग बदस्तूर होटल के खादिम ने उठा रखा था और हम तवील राहदारियों में आगे बढ़ रहे थे। मैंने रास्ते में दोस्ताना लहजे में पूछा, ये बताओ मेरा यार एसपी इंजीनियर भी पहुंचा या नहीं? उसने वादा किया था कि वो मुझे रुखसत करने जरूर आएगा। मेरे अल्फाज और लहजे की बेतकल्लुफी ने उसे चौंका दिया। उसने कदरे मोहतात लहजे में कहा, एयर चीफ मिस्टर कर्ट के पास मौजूद हैं सर। मैंने कहा, उसने बहुत अच्छा किया, वादा खिलाफी करता तो उस पर भारी जुर्माना लगता। उसने मिस्टर कर्ट को तोहफे में देने के लिए मुझसे पूरे 150 रुपए का ये तोहफा मंगवाया है। ये लागत मुझे अपनी जेब से भरनी पड़ जाती। ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में मौजूद चमकदार कागज के थैले की तरफ इशारा किया। लांबा ने जवाब में महज असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने अपनी चाल आगे बढ़ाते हुए कहा, एसपी जानी की फरमाइश के मुताबिक ये टोबैको बक्स तलाश करने में मुझे आधा घंटा खपाना पड़ा। मिस्टर कर्ट से अपनी जारी उसे जतानी है तो जुर्माना मैं क्यों भरूं? यही कम है कि मैं उसकी फरमाइश पर मिस्टर कर्ट की लाइफ स्टोरी सुनने और फिर लिखने के लिए अपनी प्यारी दिल्ली छोड़कर बेंगलोर की खाक छानने जा रहा हूँ। लांबा ने मेरी बातों में असली या मसनूई दिलचस्पी जाहिर करने के लिए पूछा, अच्छा तो आप लेखक हैं रोहित जी? मैंने कहा, हाँ लांबा भैया, कलम ही से रोटी कमाता हूँ। असल में तो मैं स्वर्गवासी लक्ष्मण जी की बहन रागिनी देवी का मैनेजर हूँ। वो अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए गाँव गई हुई हैं, तो मैं आजकल फारिग ही हूँ। लक्ष्मण का नाम सुनकर मेरी तवक्को के मुताबिक वो चौंका, बोला, ओहो, लक्ष्मण जी तो मेरे सीनियर रह चुके हैं। उनकी शहादत का सुनकर दिल बहुत दुखी हुआ। वो हमारे महकमे का बहुत जीवत सपूत था। मैंने कहा, इसमें क्या शक है, उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत थी। जबरदस्ती करके अपने पास बुलवाया था और अपने बंगले में ही रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि मेरी हिकमत अमली का ऐन वही नतीजा निकल रहा है जिसका मैं ख्वाहिशमंद था। लांबा की नजरों में यकयक मेरे लिए एहतराम नुमाया हो गया था और उसकी बातों से अब यगानगत झलक रही थी। मैंने अपना तासुर मजीद गहरा करने के लिए बात आगे बढ़ाई। कहा, लक्ष्मण जी के असिस्टेंट रामचंद भैया से भी मेरी गाड़ी छनती है। वो किसी काम से लक्ष्मण जी के पास बंगले पर आता है तो गपशप लगाने के लिए मेरे दफ्तर में भी जरूर आता है। मेरी बात सुनकर उसने सवालिया लहजे में कहा, रामचंद, नाम तो सुना है लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। दरअसल मैं 3 साल पाकिस्तान में गुजार कर वापस आया तो डायरेक्ट बेंगलोर में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। उसका आखिरी जुमला मेरे कानों में बम की तरह फटा। ये शख्स कितने फख्र से कह रहा था कि ये मेरे वतन में 3 साल छुप कर जासूसी करता रहा है। खुदा जाने उसने मेरे वतन के कौन कौन से राज चुराए होंगे, कितनी और किस किस तरह की फितना अंगेज और तखरीबी कार्रवाइयां की होंगी, और अब ये बेंगलोर में मुसलसल मेरे सर पर खतरे की तलवार बनकर लटका रहेगा। इस असना में हम कर्ट टैंक के कमरे के सामने पहुंच चुके थे। मैंने कनखियों से कर्ट की निगरानी पर तैनात और मेरा पीछा करने वाले जासूस के कमरे का जायजा लिया। दरवाजा बंद था लेकिन मुझे यकीन था कि वो हेडफोन सर पर चढ़ाए कर्ट के कमरे में होने वाली बातचीत का एक एक लफ्ज सुन रहा होगा और शायद रिकॉर्ड भी कर रहा हो। खुदा जाने ये शख्स लांबा इस कार्रवाई से वाकिफ है भी या नहीं। ज्यादा इम्कान ये है कि उसे एतमाद में लेकर ये सारा जाल फैलाया गया होगा, बल्कि शायद यही जासूसी के इस पूरे ऑपरेशन का करता धरता हो। लांबा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जवाब में अंदर से कर्ट की भारी आवाज सुनाई दी, यस कम इन। हम दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। मैंने देखा कर्ट और एसपी इंजीनियर सोफों पर आमने सामने बैठे हैं। उन दोनों के हाथ में जाम थे और सामने मेज पर बियर की खूबसूरत सी बोतल सजी हुई है। कर्ट ने मुझे देखकर खुशगवार लहजे में हाँक लगाई, रोहित मेरे दोस्त, इतनी देर लगा दी आने में।
पहले आ जाते तो एसपी से कुछ देर गपशप लगाने का मौका मिल जाता। मैंने उन दोनों से गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए नफीस इंग्लिश में कहा, एसपी डार्लिंग के साथ तो मेरी महफिल जमती रहती है मिस्टर कर्ट। जाने कितनी रातें हमने एक साथ पीते और जवानी की यादें ताजा करते गुजारती। वापस आऊंगा तो ये सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। फिर मैंने अपने हाथ में मौजूद कागजी थैला एसपी इंजीनियर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो एसपी डियर, अपनी अमानत संभालो। काफी वक्त लगा कर तुम्हारी फरमाइश के एन मुताबिक चीज ढूंढ कर लाया हूँ। इतनी ख्वारी के बदले एक डिनर तुम पर मेरा कर्ज हो गया। एसपी ने टबैको बक्स वाला थैला मेरे हाथ से ले लिया। उसके चेहरे पर उलझन की झलक पाकर मैंने कहा, शक्ल क्या देख रहे हो, मिस्टर कर्ट का तोहफा निकालो और उनके हवाले कर दो। मुझे यकीन है ये देख कर खुशी से खिल उठेंगे। इनके आला ज़ौक़ के एन मुताबिक इंतखाब किया है मैंने साथ ही आंख से हल्का सा इशारा भी किया था। एसपी कुछ हिचकिचाया, फिर उसने कागजी थैले में हाथ डालकर टबैको बक्स निकाल लिया। उसने पहले अपने हाथ में मौजूद नक्शी चौबी संदूकची को बगौर देखा और मेरे चेहरे पर नजर डाली। कोई इशारा देने की बजाय मैंने अपने होंठ भेंचे और जबड़ों के उजलात सख्त करने पर इक्तिफा किया। उसने ये खामोश इशारा फौरन समझ लिया और टबैको बक्स कर्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे शहर में आमद पर मेरी तरफ से ये पुरखुलूस तोहफा कबूल करें मिस्टर कर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कर्ट ने टबैको बक्स एसपी के हाथ से ले लिया और खटका दबाकर उसे खोला। संदूकची में दबीज गिलाफ से सजे कीमती पाइप और वर्जीनिया टबैको की मखमली पोटली पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने चहकते लहजे में एसपी को मुखातिब किया, बोला, मैं तुम्हारा अजहद शुक्रगुजार हूँ मिस्टर एसपी। ये तोहफा मुझे हमेशा आपकी मोहब्बत भरी याद दिलाता रहेगा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, तुमने एक बार फिर अपनी खुश ज़ौक़ी साबित कर दी मिस्टर रोहित। शायद मैं खुद भी इतना नफीस तोहफा न ढूंढ पाता। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने में वाकई मजा आ जाए। ऐन उस वक्त लांबा ने मुदाखलत की, बोला, मुझे इजाजत दें सर, मुझे इंतजामात को आखिरी शक्ल देनी है। ठीक 1 घंटे के बाद हम लोगों को एयरपोर्ट रवाना होना है। मैंने फौरन कहा, 1 मिनट रुको यार। फिर मैं एसपी की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा, एसपी डियर, इसे मेरे सामने बताओ कि तुमने मुझे बेंगलोर एयर स्टेशन के लिए ओपन सिक्योरिटी पास जारी कर रखा है और मुझे वहां तमाम हिस्सों तक बिला रोको टोक जाने की इजाजत है। इसलिए ये और इसका अमला बार बार सिक्योरिटी के नाम पर मेरा वक्त जाया न करे। मेरी बात सुनकर एसपी के चेहरे पर महज एक सानिये के लिए बदमज़गी के आसार उभरे। फिर उसने बिला तवक्कुफ लांबा को मुखातिब करके कहा, हाँ मिस्टर लांबा, ये हमारे इदारे के खास मेहमान की हैसियत से एक सरकारी मिशन पर बेंगलोर जा रहे हैं। इनका ख्याल रखना और हर तरह का ताउन करना। मैंने एसपी को कहा, शुक्रिया डियर, वैसे मैंने सिर्फ अपने ट्रिप को बाज़ाब्ता बनाने के लिए ये फरमाइश की है, वरना मिस्टर लांबा तो बहुत दिलचस्प और जिंदा दिल इंसान है। रास्ते में मेरी इनसे अच्छी गपशप हुई है। दिल्ली जैसे बारौनक और दिलचस्पियों से भरपूर शहर के बाद बेंगलोर जैसे खुश्क और बेलुत्फ शहर में इनकी सोहबत में वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर लांबा के चेहरे पर मुस्कुराहट लहराई। उसके रुखसत होने के बाद कर्ट ने टबैको बक्स दोबारा कागजी थैले में डाला और उसे अपने सूटकेस में रख लिया। मैं देख रहा था कि एसपी अजीब सी नजरों से सारी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। जाहिर है अपनी बेबसी पर वो दिल ही दिल में बेचुताब खा रहा होगा, लेकिन वो मेरी मंशा के खिलाफ कोई कदम उठाने का मुतहम्मिल भी तो नहीं हो सकता था। मैंने उसकी हालत का मजीद लुत्फ उठाने और उसके जहन में अपनी गिरफ्त का एहसास मजीद रासिख करने के लिए कहा, तुम्हारे यंग मैन का क्या हाल है मिस्टर एसपी? क्रिकेट के मैदान में उसकी पेशरफ्त कहाँ तक पहुंची? मेरी बात सुनकर वो कदरे चौंका, बोला, कौन, साइरस? वो बिल्कुल ठीक है, खेल के साथ पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। मैंने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वापसी पर तुम्हारे घर में एक लंबी नशिस्त रखूंगा उसके साथ। ऐसे बासलाहियत नौजवानों से बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बात सुनकर उसने महज असबात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मुझे लगा कि साइरस का जिक्र करके मैंने उसका मिजाज बरहम कर दिया है। वो उसके बाद कर्ट और मुझसे उखड़े उखड़े से अंदाज में बातें करता रहा और कुछ ही देर बाद जाने की इजाजत तलब की। कर्ट शायद हाँ कहने ही वाला था कि मैंने मुदाखलत जरूरी समझी। अपनी हैसियत मुस्तहकम बनाने के लिए मुझे अपनी रवानगी तक उसकी मौजूदगी दरकार थी। कहा, ऐसा न कहें मिस्टर एसपी, इतनी दूर से अपने शहर में आने वाले मेहमान को रुखसत किए बगैर छोड़कर जाना हम दिल्ली वालों की तहजीब के खिलाफ है। मजीद आधे घंटे की तो बात है, हमें तैयारे में सवार करवा दें, फिर बेशक हमारे प्रवास करने का इंतजार किए बगैर चले जाना। वो कुछ जिज़बिज़ हुआ, लेकिन मेरे दोस्ताना लहजे में पोशीदा हुक्म टालना उसके बस में कहाँ था। हम लोग आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। कर्ट हस्बे मामूल नाजी जर्मनी में अपने तख्लीकी कारनामों में से एक का जिक्र निकाल बैठा और उस वक्त खामोश हुआ जब लांबा होटल के 2 खादिमों समेत आन पहुंचा। हमें एयरपोर्ट ले जाने के लिए 2 पुरआसाइश गाड़ियां मुंतजिर थीं, जबकि एयरफोर्स के मुसल्लह अहलकारों की एक जीप भी हमारे अकब में चलती रही।
लांबा पिछली गाड़ी में था और मैंने अच्छी तरह जांच लिया कि वो तन्हा ही हमारे साथ जा रहा है। इससे मैं यही नतीजा अखज़ कर सकता था कि कर्ट की जासूसी पर मामूर कारिंदा या कारिंदे महकमा खुफिया के दिल्ली मरकज की तरफ से तैनात किए गए थे। अगर मेरी होटल में आमद के बाद से हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही होगी तो लक्ष्मण के बंगले से ताल्लुक से वाकिफ होने के बाद भी उन्हें कोई शक व शुबा हुआ तो अब उनकी नजर में मेरी पोजीशन शायद काफी हद तक क्लियर हो चुकी हो। मेरी फरमाइश के मुताबिक एसपी हमें जदीद मुसाफिर तैयारे के अंदर हमारी नशिस्तों पर बराजमान करके रुखसत हुआ। लांबा हमारी कतार के सामने वाली नशिस्तों में एक पर बैठा था और आवाज बुलंद पुकारे बगैर हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती थी। कुछ देर में परवाज का वक्त हो गया और मुसाफिर को हिफाजती इकदामात पर अमल करने की हिदायत की गई। तैयारा हमवार अंदाज में रनवे पर दौड़ने के बाद हल्के से झटके से फजा में बुलंद हुआ। परवाज मामूल पर आने के बाद कर्ट और मैं मुख्तलिफ मौजुआत पर गुफ्तगू करते रहे। फिर कर्ट ने अपने दस्ती बैग से इंतहाई कीमती विलायती हैलोरीन चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट निकाला और एक बड़ा सा टुकड़ा मेरी नजर किया। मैंने चॉकलेट का टुकड़ा कबूल करते हुए कहा, मिस्टर कर्ट, बराह करम मिस्टर लांबा के लिए भी एक टुकड़ा इनायत करें। वो हमारे हम सफर ही नहीं, आपकी सलामती के जिम्मेदार भी हैं। कर्ट ने बखुशी मेरी बात मान ली। मैंने उससे चॉकलेट का टुकड़ा लिया और लांबा के पास जाकर उसे पेश कर दिया। वो इस गैर मुतवक्के नेमत पर बहुत खुश हुआ और मेरा पुरजोर शुक्रिया अदा किया। उसे राम करने का मेरा मंसूबा एक कदम मजीद आगे बढ़ गया था। तैयारा पहले अहमदाबाद और फिर बम्बई में उतरने के बाद लगभग 5.5 घंटों में बिलाखिर बेंगलोर के HAL एयरपोर्ट पर उतर गया। यहाँ तक गिनती के चंद मुसाफिर ही बाकी रह गए थे। हम रनवे पर उतरे तो लांबा के 3 मातहत 2 जीपों समेत हमारे मुंतजिर थे। कुछ ही फासले पर खारदार तारों की एक बुलंद बाड़ में बना फाटक उबूर करके हम इंडियन एयरफोर्स की तहवील में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ज़रिए इस्तेमाल इलाके में पहुंच गए। इस दौरान में मेरी नजरें निहायत बारीक बीनी से तमाम सूरत हाल का जायजा लेती रही थी। मैं देख चुका था कि उस एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे लैंड और परवाज तो करते हैं, तहम ये दर हकीकत जंगी तैयारों का मुस्तकर ही है। फाटक से गुजरने के फौरन बाद मुझे दाएं तरफ खासे फासले पर जंगी तैयारों के कई हैंगरों के हयूले दिखाई दिए थे। ताहम अंधेरी रात में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इनमें कौन से और कितने तैयारे मौजूद हैं। सामने लगभग 1.5 फरलांग के फासले पर गौर से देखने पर मुझे लगा कि वहाँ कई छोटे बड़े हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। बाएं तरफ फासले से छोटी बड़ी कई इमारतें दिखाई दे रही थीं। ताहम उनमें से एक आध के अलावा कहीं कोई रोशनी दिखाई न दी। जल्द ही हमारी गाड़ी वो इलाका पीछे छोड़ाई और एक छोटी सी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ तरतीब से दरख्त लगाए गए थे। लगभग 2 मील फासला तय करने के बाद हम छोटे बड़े बंगलों और क्वार्टरों पर मुश्तमिल एक कॉलोनी में दाखिल हो गए। मुझे बगौर जायजा लेने के बावजूद वहाँ सिक्योरिटी के कोई गैर मामूली इंतजामात दिखाई न दिए। अलबत्ता ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था, उनमें से बेशतर बंगलों में गालिबन एयरफोर्स के आला अफसरों के खानदान आबाद हैं। आलीशान बंगलों की 2 कतारें उबूर करने के बाद हमारी जीप एक कुशादा और दिलकश इमारत के सामने जाकर रुक गई, जिसके चारों तरफ उगे मेहंदी के झाड़ों ने हदबंदी कायम कर रखी थी। कर्ट मुझे साथ लेकर उतरा और बरामदे में दाखिल हो गया। घर के कुमकुमे पहले से रोशन थे और दरवाजे भी खुले हुए थे। उसने मुझे मुखातिब करके कहा, लीजिए जनाब, ये है मेरा गरीब खाना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुक्र है मेरा खादिम भी मेरे आने से पहले रुखसत से वापस आ चुका है। उसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी कि बाएं तरफ वाला दरवाजा खुला और शरीरे जिस्म और ऊंचे कद का लगभग 30 साल उम्र का शख्स बरामद हुआ। उसके गोरे चिट्टे चेहरे पर खैर मकदमी मुस्कुराहट नुमाया थी। बोला, वापसी मुबारक हो मिस्टर कर्ट, उम्मीद है आपका दिल्ली का ट्रिप खुशगवार रहा होगा। वो देसी लहजे में बात कर रहा था, ताहम उसकी इंग्लिश की इस्तेदाद माकूल थी और ग्रामर भी मुनासिब थी। उसने गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया। उसकी नजरों में मौजूद सवाल भांप कर कर्ट ने कहा, ये हमारे खास मेहमान हैं अनिल, इनका तुम्हें बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। ये तुम्हारे चीफ एसपी इंजीनियर के दोस्त हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। एसपी का नाम सुनकर वो शख्स अलर्ट हो गया। तब कर्ट ने मुझे उससे मुतारिफ करवाया। बोला, ये कॉर्पोरल अनिल राणे हैं, बहुत फर्जशनास और खुश अखलाक जवान है। सबसे खास बात यह है कि ये कॉन्टिनेंटल खाना बहुत अच्छा बनाता है। मैंने झट से पूछा, मिस्टर राणे, आशा करता हूँ तुम देसी खाना बनाने में भी एक्सपर्ट होगे। मैंने जानबूझकर हिंदुस्तानी जबान में बात की थी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और राजस्थानी लहजे वाली हिंदी में कहा, क्यों नहीं रोहित जी, मैं अपने लिए सिर्फ वेजिटेरियन खाने ही बनाता हूँ और मेरे सब हिंदुस्तानी बॉस तारीफ करते हैं। भगवान की कृपा से आपको भी पसंद आएगा। कर्ट अल्फाज न सही हमारी गुफ्तगू का मफहूम जरूर समझ गया था। उसने झट से कहा,
अनिल को कॉफी बनाने में भी कमाल हासिल है। 5 मिनट में फेंट कर ऐसी गाढ़ी झागदार कॉफी बनाता है कि पहले घूंट में ही दिल बाग बाग हो जाता है। मैंने कहा फिर तो समझो मजे आ गए अनिल भैया, मैं तो अच्छी कॉफी का धनी हूँ। इस दौरान में लांबा के साथ ही हमारा सामान अंदरूनी कमरों में पहुंचा चुके थे। लांबा ने मुझे अपने क्वार्टर का महले वकूफ समझाया और जब जी चाहे चले आने की दावत दी। ताहम रुखसत होते हुए उसे कुछ याद आ गया। बोला अगर आपको शहर की तरफ जाना हो तो मुझे 1-2 घंटे पहले बता दें तो बेहतर होगा, ताकि मैं आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर सकूं। शहर यहाँ से 4 मील दूर है और बेस से बाहर सवारी मिलना मुश्किल होगा। मैंने गर्मजोशी से कहा बहुत बहुत शुक्रिया लांबा जी, बस इतना और बता दें कि यहाँ एयरबेस की हुदूद में घूमने के लिए तो मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ना। मेरी बात सुनकर उसने कहा नहीं, रिहायशी इलाके में तो आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अपना सिक्योरिटी पास हर वक्त हमरा रखें ताकि कोई जवान रोक ले तो दिखा सके। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे फाइटर तैयारे और हेलीकॉप्टर करीब से देखने का भी शौक है। उसने कहा वो कोई मसला नहीं, आप जब कहेंगे मैं जीप पर अपने साथ आपको ले चलूंगा, जी भर के बिल्कुल करीब से देख लेना। लांबा को रवाना करने के बाद कर्ट मुझे एक साफ सुथरे और आरामदेह कमरे में ले गया जिसे सादगी से सजाया गया था। बोला लीजिए मिस्टर रोहित, आज से ये कमरा आपका ठिकाना है। किसी जमाने में ये मेरे यार रेक्टर की ख्वाबगाह हुआ करता था और उसने यहाँ जाने कितनी रंगरलियों से भरपूर रातें गुजारी हैं। उसकी ये बात सुनते ही मैं चौकन्ना हो गया। ये ठीक है कि मैंने कर्ट को सिर्फ हिंदुस्तानियों से बदजन करने के लिए उसकी और कर्ट की शबीना सरगर्मियों की जासूसी की फुलझड़ी छोड़ी थी, लेकिन ये कुछ ऐसी अनहोनी बात भी नहीं थी। फिल्मबंदी करने वाले कैमरे न सही, निगरानी के लिए रेडियो ट्रांसमीटर तो फिट हो सकते हैं। मुझे लगा कि कर्ट के जहन में भी यही अंदेशे जाग चुके थे। उसने आंख के इशारे से मुझे भी याद दिलाना बेहतर समझा। मैंने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश से उसे यकीन दिलाया कि मैं उसका मतलब समझ चुका हूँ। वो कुछ देर मेरे पास बैठकर हल्की फुल्की बातें करता रहा, फिर अपने कमरे में आराम करने चला गया। कुछ ही देर में अनिल मुझे खाने पर बुलाने आ गया था। कर्ट डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहा था। अनिल ने उसके लिए चिकन सूप के साथ स्टेक और सब्जी पुलाव बनाया था, जबकि मुझे पुलाव के अलावा आलू के कबाब और पालक की भाजी से पेट भरना पड़ा। खुशकिस्मती से खाना वाकई लजीज था। भूख तेज होने की वजह से और भी मजेदार लगा। खाने के बाद कॉफी का दौर चला और कर्ट का दावा दुरुस्त निकला। अनिल वाकई बहुत अच्छी कॉफी बनाता था। मैंने दिल खोल कर तारीफ की जिससे वो खुश हो गया और उसने 1.5-2 घंटे के बाद दोबारा कॉफी पिलाने की फरमाइश की, जो हमने शुक्रिया के साथ मुस्तरद कर दी। मैंने उसका शाना थपकते हुए कहा हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं दोस्त, और हम तुम्हारी तरह सख्त जान फौजी नहीं हैं। मिस्टर कर्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरा थकन से बुरा हाल है। भूख न सता रही होती तो मैं कभी का लंबी तान कर सो चुका होता। कर्ट ने भी आराम करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अनिल सुबह के नाश्ते में एक बार फिर जबरदस्त कॉफी पिलाने का वादा करके रुखसत हो गया। मैं दर हकीकत इतना ज्यादा थका हुआ नहीं था और कर्ट से मजीद बात करना चाहता था, लेकिन जर्मन बूढ़ा वाकई निढाल सा हो रहा था और वो सुबह सवेरे दोबारा मुलाकात का इरादा जाहिर करके अपने कमरे में जा सोया। अगर मैं बिस्तर में दुबकता तो मुझे भी नींद आने में ज्यादा देर न लगती, लेकिन मैं पहले अपने अंदेशों की तायद या तरदीद कर लेना चाहता था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर हल्की फुल्की वर्जिश के अंदाज में हाथ पांव हिलाने जुलाने के दौरान गहरी नजरों से कोई पोशीदा कैमरा तलाश करना चाहा, लेकिन हर मुमकिन तवज्जो से जायजा लेने के बावजूद कोई ऐसी जगह या चीज मेरी नजरों में ना सकी जिसमें Mark 4 माइक्रोडॉट या उसी तर्ज का कोई जासूसी कैमरा पोशीदा होने का शुबा किया जा सकता। अपने तौर पर मुतमईन होने के बाद मैंने किसी पोशीदा ट्रांसमीटर की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कोई खुफिया ट्रांसमीटर या आवाज टेप करने का कोई और जासूसी आला न मिल सका। कर्ट के कमरे की तलाशी का काम मैंने अगले रोज पर छोड़ दिया और सोने के लिए लेट गया। मुझे जल्द ही नींद आ गई, ताहम मैं अपनी आदत के मुताबिक अलग सुबह बेदार हो गया। मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो कर्ट अभी तक सोया हुआ था और अनिल अभी भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। मैं कतन बेखबर था कि उसका क्वार्टर वगैरह बंगले के अहाते में ही कहीं मौजूद है या वो बाहर कम मर्तबा मुलाजिमीन की बैरकों वगैरह में कहीं रहता है। ये भी मुमकिन था कि बेंगलोर शहर से यहाँ आता हो। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि मुझे कर्ट से इस बारे में मालूमात हासिल करनी है। मैं मुंह हाथ धोकर दांत साफ करके बंगले के लॉन में पहुंचा तो सुबह की नर्म लेकिन चमकदार धूप में नहलाए सरसब्ज घास और मुताद्दिद दरख्तों पर मुश्तमिल माहौल में रूह निहाल हो गई। मैं वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की वर्जिश करते हुए लगभग पौना घंटा चहलकदमी करता रहा। इस दौरान में मेरी नजरें कई बार मेहंदी की बाड़ में मौजूद बगैर फाटक के रास्ते की तरफ उठती रहीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अनिल किसी भी वक्त उस तरफ से नमूदार होने वाला था, लेकिन जब मुझे बंगले के दरवाजे की तरफ से उसकी आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक उठा।
वो दरवाजे में खड़ा कह रहा था, एक्सरसाइज और वॉक मुकम्मल हो गई हो तो अंदर आ जाएं। मिस्टर कर्ट जाग चुके हैं और नाश्ता भी तकरीबन तैयार है। आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आ जाएं तो मैं नाश्ता लगा दूं। मैं हैरानी के आलम में घर के अंदर चला आया। मुझे ताज्जुब था कि ये अनिल घर में कहां से आन टपका। अनिल मेरे अंदर दाखिल होते ही बावर्ची खाने में चला गया। मैं यही सोचता हुआ हॉल कमरे में एक तरफ बिछी डाइनिंग टेबल पर जा बैठा, जहां कर्ट मेरा पहले से मुंतजिर था। वो गालिबन गुस्ल कर चुका था, इसलिए खासा तरोताजा दिखाई दे रहा था। मेरे बैठते ही वो खुश दिली से बोला, शुक्र है मुझ पर तुम्हारे इस उम्र में भी जवानों की तरह स्मार्ट और चाको चौबंद दिखाई देने का राज खुल गया। बहुत अच्छी आदत है, बाकायदगी से तो नहीं, लेकिन जब भी सुबह जल्दी आंख खुल जाए मैं भी कम से कम आधा घंटा चहलकदमी करता हूँ। मैंने कहा, आप भी कुछ कम स्मार्ट नहीं मिस्टर कर्ट। हमारे यहाँ तो आपकी उम्र के अक्सर लोग लाठी के सहारे के बगैर चलने के काबिल नहीं रहते, जबकि आप तो अब भी रंगरलियां मनाने का मौका तलाश करते रहते हैं। मेरी बात सुनकर कर्ट ने कहा लगाया। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने धीमे राज़दाराना लहजे में पूछा, इससे पहले कि अनिल आन टपके, ये बताएं कि ये चीता रहता कहाँ है। कर्ट ने मेरे सवाल पर हैरत से मुझे देखा और फिर कहा, यही इमारत के अकबी हिस्से में मेहमान खाने के तौर पर तामीर शुदा कमरे में इसका कयाम है। इस राहदारी से रास्ता जाता है। मैंने उसकी निशानदही पर तवज्जो से देखा। वाकई वहाँ एक राहदारी मौजूद थी जो जाने कैसे मेरी नजरों में आने से रह गई थी। मैंने मजीद छानबीन बाद के लिए मुलतवी कर दी, क्योंकि बावर्ची खाने की तरफ से अनिल खाने के बर्तन उठाए आता दिखाई दे रहा था। नाश्ते की पहली किस्त डाइनिंग टेबल पर सजाकर अनिल दोबारा बावर्ची खाने की तरफ चला गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर दबी आवाज में कहा, शायद आप भी जानते हो, दुनिया भर के जासूसी इदारे किसी की शब रोज निगरानी के लिए उमूमन जाती मुलाजिम के रूप में अपने कारिंदे की तैनाती की कोशिश करते हैं, और अनिल तो है ही हिंद सरकार का मुलाजिम। लिहाजा मुझे यकीन है कि आपकी सरगर्मियों की जासूसी इसी के जरिए की जाती होगी। मेरी बात सुनकर कर्ट चौंका। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने तशवीश आमेज लहजे में कहा, ये तो मेरी यहाँ आमद के वक्त से ही यहाँ तैनात है, लेकिन मैंने कभी इस अंदाज में सोचा ही नहीं, इसलिए कभी इससे कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं की। एन उसी वक्त अनिल नाश्ते की बाकी अशिया लिए आन पहुंचा। हम दोनों अनिल का मौजू वहीं छोड़कर नाश्ते के दौरान इधर उधर की बातें करते रहे। ताहम जब वो कॉफी बनाने का कहकर कदरे तवील वक्फे के लिए गायब हुआ तो हमें उसके बारे में जरा तफसील से बात करने का मौका मिल गया।